रुबीना अपनी माँ नीतू के साथ एक बहुत ही छोटे से गांव में रहा करती थी। रुबीना शुरू से ही हर चीज में कमजोर थी और इसी बात की चिंता नीतू हर समय करती थी। चिंता में रहने की वजह से अब नीतू बीमार रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन नीतू का भाई यानी रुबीना का मामा नीतू के घर आता है और अपनी बहन की इतनी खराब तबीयत को देखकर बोलता है, बहना ये क्या, तू इतनी बीमार है और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो। भैया क्या बताऊं मैं तुम्हें बताकर मैं तुम्हारी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। पर बहन तू इतनी बीमार हुई कैसे? दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी रुबीना वहाँ आ जाती है और अपनी मामा की बातों का जवाब देते हुए बोलती है, मामा मैं बताती हूँ माँ इतनी बीमार कैसे हुई है। मामा जी, माँ हमेशा मेरी चिंता में लगी रहती है। मैं शुरू से ही कमजोर हूँ ना, इसलिए माँ को लगता है कि मैं कैसे रहूँगी कैसे नहीं, उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं माँ को हमेशा बोलती रहती हूँ कि वो चिंता ना करे, लेकिन वो है कि मेरी एक नहीं सुनती। अब बताओ मामा जी, माँ हो गई ना बीमार। रुबीना बेटा तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना तेरे पास। और बहना तू इसकी इतनी चिंता क्यों करती है? भैया मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं अपनी बेटी की शादी देख लूँ और इसके हाथ पीले करना चाहती हूँ। हाँ मेरी बहन, तू इसकी शादी जरूर देखेगी, पर मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी। वैसे मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया था, बल्कि तुझे अपने साथ शहर ले जाने आया था। वहाँ पर मैं तेरा इलाज भी करवाऊंगा, साथ ही मैं अपनी रुबीना के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ लूंगा। पर भैया नीतू तू तो जानती है भगवान ने आज तक मुझे कोई औलाद नहीं दी, और मैं चाहता हूँ कि रुबीना की शादी करके एक बाप का फर्ज पूरा करूँ। रुबीना अपने मामा की बातें सुनकर सैंटी हो जाती है। साथ ही नीतू भी अपने भाई के साथ शहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जी हाँ, रुबीना के मामा की कोई औलाद नहीं थी और बस इसलिए रुबीना के मामा रुबीना को अपनी बेटी मानते थे। सिर्फ रुबीना के मामा ही नहीं, बल्कि रुबीना की मामी जिसका नाम निशा था, वो भी रुबीना को अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती थी, क्योंकि नीतू की एकलौती औलाद रुबीना थी और नीतू के पास उसके पति की निशानी के तौर पर गांव में घर और रुबीना के अलावा कुछ और नहीं था। इसलिए वो लोग रुबीना और नीतू को कभी शहर नहीं ले गए। कुछ ही देर में अब नीतू और रुबीना अपना गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं और अब रुबीना के मामा रुबीना के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। साथ ही वो अपनी बहन का भी इलाज करवाने लगते हैं। समय गुजरता है और एक दिन नीतू अपने भाई से बोलती है, भैया आप हमको यहाँ बेकार ही ले आए। देखो जरा, अभी तक हमारे रुबीना के लिए कोई लड़का नहीं मिला। अरे बहना तू इतनी चिंता क्यों करती है? तेरा भाई अभी जिंदा है और वो अपनी बेटी रुबीना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ कर ही रहेगा। नीतू और उसका भाई आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नीतू की भाभी यानी रुबीना की मामी निशा आ जाती है और नीतू से कहती है, दीदी आप रुबीना की चिंता मत कीजिए, वो केवल आपकी ही नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है। क्यों रुबीना के मामा? हाँ निशा तुम सही बोल रही हो। और दीदी आप रुबीना की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी सेहत पर ध्यान लगाइए, क्योंकि हमारी रुबीना के लिए लड़का तो मिल ही जाएगा, पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप तो जानती ही है ना कि चिंता चिता समान होती है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नीतू तुम अपनी दवाइयाँ समय पर लेती रहना। निशा नीतू पर ध्यान देना। हाँ जरूर। रुबीना का मामा अब वहाँ से चला जाता है और इस तरह से निशा नीतू का ख्याल रखने लगती है। दिन गुजरते हैं और अब बहुत जल्द एक अमर नाम के लड़के का रिश्ता रुबीना के लिए आता है। ये देखकर नीतू खुद से बोलती है, चलो अच्छी बात है, मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में तय हो गया। अब बहुत जल्द रुबीना की शादी अमर नाम के एक लड़के से हो जाती है और जब रुबीना शादी करके अपने ससुराल जाती है तब वो अपने बड़े से घर को देखकर खुद से कहती है, हाय राम, इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो बस टीवी में ही इतना बड़ा घर देखा था। रुबीना खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी रुबीना की सास नेहा उससे कहती है, अरे बहू क्या सोच रही है? इस कलश को अपने दाहिने पैरों से गिराकर इस घर में अन्न की बरसात कर दे। जी माँ जी। रुबीना अब वैसा ही करती है जैसा उसकी सास बोलती है। रुबीना कलश गिराकर घर में प्रवेश करती है। समय गुजरता है और एक दिन सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रुबीना नीचे धरती पर बैठ जाती है
और अपने हाथों से खाना खाने लगती है। उसको इस तरह से खाना खाते हुए देखकर नेहा कहती है, अरे रुबीना, तुम इस तरह नीचे बैठकर खाना क्यों खा रही हो? वो माँ जी, मुझे टेबल और कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, बस इसलिए मैं नीचे बैठकर खाना खा रही हूँ। क्या? तुम तो शहर की लड़की हो। शहर की लड़की होने के बाद भी तुम्हें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना नहीं आता? माँ जी, हम शहर की तो हैं, पर हम प्रॉपर शहर से नहीं हैं। हम पहले गांव में रहते थे। शहर में तो हम अभी आए थे। माँ की तबीयत खराब थी तो इसलिए। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मैंने इसकी सुंदरता में आकर अपने बेटे की शादी गलत लड़की से तो नहीं करवा दी? माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? आप कुछ कहना चाहती है क्या? नहीं बहू, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तू अब हमारे घर की बहू है और बस इसी नाते तू टेबल पर बैठकर खाना सीख ले, नहीं तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। रुबीना अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं नेहा अपने बेटे से कहती है, बेटा अमर, कहीं मैंने तेरी शादी गवार लड़की से तो नहीं करा दी? माँ, अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आपको तो इस लड़की के गुण अच्छे लगे और साथ ही इसकी सुंदरता भी अच्छी लगी। शादी से पहले इसका बैकग्राउंड तो देख लेती आप। अब बेटा छोड़ ना, हो गई तेरी माँ से गलती। खैर, मैं आपको बताना भूल गया था, आज शाम को ना हम बाहर डिनर पर जा रहे हैं और रुबीना को भी थोड़ा सा तैयार कर देना, क्योंकि मेरे बॉस भी आ रहे हैं। ठीक है अमर, मैं इसको तैयार कर दूंगी और थोड़ा कुछ सिखा भी दूंगी। इतना बोलकर अब अमर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को वो जल्दी घर लौट आता है, जहाँ वो देखता है कि रुबीना काफी सुंदर लग रही होती है। ये देखकर अमर भी खुश हो जाता है, जिसके बाद अमर रुबीना और अपनी माँ के साथ डिनर के लिए बाहर जाता है। वो सब होटल में आकर बैठते ही हैं कि तभी रुबीना अपने पति से कहती है, अमर जी, ये कितना बड़ा होटल है, यहाँ क्या क्या मिलता होगा? यहाँ पर ना सब कुछ मिलता है रुबीना, बस तुम यहाँ नीचे बैठकर खाने मत लग जाना। आप चिंता मत कीजिए अमर जी, माँ जी ने मुझे सब समझा दिया है कि यहाँ हमारे अलावा और भी लोग होंगे जिनके सामने हमें अच्छे से व्यवहार करना है। हाँ, और अगर ना तुमसे कोई इंग्लिश में कुछ पूछे ना तो जवाब मत देना। पर हमको इंग्लिश आता है अमर जी, और मैं बोलती भी हूँ। हे भगवान, पता नहीं कौन सी शहर की गवार बहू उठा कर ले आई मैं। मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली जो मैंने इसको अपने घर की बहू बनाया। बहू, अमर ने तुझे कहा ना कि तू शांत रहियो, मतलब रहियो, समझी? अब ना चाहते हुए भी रुबीना को उनकी बातें माननी पड़ती है और बेचारी रुबीना चुपचाप बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में अमर का बॉस अपनी वाइफ के साथ आता है और जैसे ही वो बैठता है वैसे ही बॉस की वाइफ रीना अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये देखो कितना बड़का होटल है। ये आप तो हमको बहुत अच्छी जगह लेकर आए हैं। हाँ रीना, मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छी जगह है। चलो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? वो ब्रेड के ऊपर जो सब्जी लगत है ना, वो हमको चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर उससे पहले तुम अमर से मिल लो। ये है अमर, हमारे ऑफिस का सबसे होनहार एम्प्लॉय। का हो भैया, नमस्ते, कैसन हो? मैं ठीक हूँ मैडम, आप बताइए। हम हूँ बिल्कुल मस्त हैं भैया। अच्छा सुनिए ना, हम जाते हैं, वो वेटर को बोल के आते हैं। नहीं, मैं वेटर को यहीं बुला लेता हूँ। इस तरह से अमर का बॉस ऑर्डर देता है। बॉस की वाइफ को देख अमर और नेहा बहुत ही हैरान होते हैं। अमर अब अपने बॉस से पूछ ही लेता है, सॉरी सर, पर क्या ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ है, ये गाँव से। और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे होंगे कि बॉस इतना समझदार और वाइफ इतनी गंवार, पर मेरा यकीन मानो अमर, मुझे अपनी वाइफ बिल्कुल भी गंवार नहीं लगती। क्योंकि भले ही उसने यहाँ की चीजें नहीं देखी, पर वो मुझसे प्यार बहुत करती है। चीजें वो क्या है, वो तो समय के साथ इंसान सीख जाता है। जीवन साथी तो आपको समझने वाला होना चाहिए ना, और जरूरी नहीं समझने वाला इंसान पढ़ा लिखा ही हो। अपने बॉस की बातें सुनकर अब कहीं ना कहीं नेहा और अमर को भी एहसास हो जाता है कि वो लोग भी हर वक्त रुबीना को बोलते रहते थे। थोड़ी देर बाद सब डिनर करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद नेहा और अमर रुबीना से माफ़ी मांगते हैं और रुबीना उनको माफ़ कर देती है, जिसके बाद अब सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनंदा एक गरीब विधवा औरत थी, जिसने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे नमन और बेटी निधि को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वो खुद भूखी रहती, लेकिन अपनी बेटी और बेटे का पेट भरती। वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम करके अपना घर चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नमन और निधि सुनंदा के पास आते हैं और उससे कहते हैं,
माँ मुझे 1000 रुपए चाहिए, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। आप ना जल्दी से दे दो ताकि ना मैं जल्दी से निकल जाऊँ, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ इसको तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने के अलावा कोई काम नहीं आता है। मैं पार्लर जा रही हूँ, आप मुझे 2000 रुपए दे दो, देर हो रही है। अच्छा निधि की बच्ची, यहाँ पहले मैं आया था और मैंने पहले पैसे मांगे थे, तो पहले हक मेरा बनता है। तू चुपचाप से यहाँ से चली जा। ज्यादा मत बन, अगर मैं सुंदर नहीं दिखी तो मेरी शादी नहीं होगी, इसीलिए मेरा पार्लर जाना जरूरी है। तू अपने दोस्तों के साथ बाद में घूमने जा सकता है, समझा तू? सुनंदा अपने बेटे बेटी को आपस में बहस करता हुआ देखकर अपने माथे पर हाथ रख लेती है और एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, बस बस मेरे बच्चों, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम दोनों को ही पैसे दे पाऊँ। जो पैसे रखे हैं उससे घर की बिजली का, पानी का बिल भरना है। सुनंदा ये बोलकर अपने काम पर निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद नमन चुपके से सुनंदा के कमरे में जाकर उसके पर्स से 1000 रुपए निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। और निधि भी चुपके से जाकर 2 की जगह 3000 रुपए निकाल कर कहती है, माँ भी ना इस पर्स में 3000 पड़े हैं, मुझे दे नहीं सकती क्या? कोई बात नहीं, मैं ही अब पूरे 3000 रुपए ले जाती हूँ। निधि ये बोलकर पर्स से 3000 रुपए लेकर चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन सुनंदा बिजली पानी का पैसा भरने के लिए पर्स खोलती है तो वो खाली था। और ये देखकर वो अपनी बेटी और बेटे को अपने पास बुलाती है और कहती है, निधि, नमन, सच सच बताओ, तुम दोनों ने मेरे पर्स से पैसे लिए हैं क्या? मेरे पर्स में 4000 रुपए थे, अब नहीं है। मैंने निकाले तब तो 3 थे, फिर माँ 4 क्यों बोल रही है? लगता है माँ झूठ बोल रही है या भाई ने पैसे निकाल लिए हैं। मैंने तो बस 1000 रुपए लिए थे, बाकी कहाँ गए? जिसके बाद निधि और नमन अपनी चोरी से बचते हुए कहते हैं, माँ आप तो रहने ही दीजिए, आप खुद ही पैसों को इधर उधर रख के भूल जाती हो, फिर हमारे आगे चिल्लाती हो। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं, माँ को तो आदत हो गई है चिल्लाने की। चलो हम यहाँ से चलते हैं। निधि और नमन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा अपने बच्चों की हरकतों को समझ जाती है कि चोरी उसी के बच्चों ने की है और वो रोते हुए कहती है, आखिर क्या परवरिश में कमी थी मेरी, जो मेरे बच्चे चोरी भी करने लगे, मुझे झूठा बताकर सुनाने भी लगे। हे भगवान, आखिर किस जन्म की सजा दे रहा है तो मुझे। सुनंदा ये बोलती है और अब बिजली पानी के पैसों के लिए अपने फैक्ट्री में ओवर टाइम करने लगती है। वो पैदल फैक्ट्री जाती ताकि कुछ पैसे बचा सके और इस तरह वो बिजली पानी का बिल भी भर देती। दिन बीतते हैं और एक दिन निधि शराब के नशे में चूर घर आती है, वो भी नमन के साथ। दोनों सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर सुनंदा कहती है, निधि, ये सब क्या है? मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए हैं क्या? अरे माँ, जब देखो आप हाई वॉल्यूम में शुरू हो जाती हो। काश आपका कोई म्यूट बटन होता। सर दर्द करके रख दिया आपने तो। हाँ भैया, ये ऐसी माँ है जो अपने बच्चों की खुशी देख ही नहीं सकती, बल्कि अपने बच्चों की खुशी से चिढ़ती है ये। हाँ, पीकर आए हम दोनों, तो क्या हो गया? अब क्या खाना पीना भी छोड़ दे? एक तो वैसे भी पापा हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए, अब जितना है उतने में हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे भी परेशानी है? क्या भैया, आप भी यहाँ खड़े होकर किनके साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं। निधि और नमन अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सुनंदा फिर एक बार अपने भाग्य को कोसने लगती है। ऐसे ही एक गरीब माँ की बिगड़ी औलाद उसे परेशान किया करती और नीचा दिखाया करती। एक दिन एक कर्जदार उनके घर के दरवाजे पर आकर कहता है, अरे बहन जी, तुम्हारे बीमार पति ने मरने से पहले मुझसे 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 2 लाख हो गया है। मुझे मेरा सब पैसा वापस करो, और वो भी आज के आज ही और अभी के अभी। भाई साहब, मैं इतने पैसे कैसे वापस कर पाऊंगी? आप तो सब जानते हैं ना, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। सब जानता हूँ, तभी यहाँ पैसे मांगने आया हूँ। तुम्हारे बच्चों को शराब पीने की आदत है और उसके लिए तुम्हारे पास पैसे है, और मेरा कर्ज वापस करने के लिए नहीं। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है। भाई साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो निकल जाना यहाँ से, तुम्हारे घर पर मैं कब्जा कर लूंगा। सुनंदा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसे अपनी बेटी बेटे से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर मरने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसका बेटा नमन और निधि आ जाते हैं
और नमन अपनी माँ को रोककर उसके गले से रस्सी निकालकर कहता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई? ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई जो आपको इतना बड़ा कदम उठाने का सोचना पड़ा? हाँ माँ, आपने एक भी बार अपने बच्चों का नहीं सोचा कि वो आपके बिना कैसे रहेंगे? आप हमको छोड़कर जाने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? मैं क्या करती मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी मजबूरी को समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कल को कर्जदार आकर हम लोगों को हमारे घर से निकाल देता तो मैं ये नहीं देख पाती। माँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कोई आपको हमारे घर से नहीं निकालेगा, आप परेशान मत हो। हाँ माँ, मेरे रहते मेरी माँ की आंखों में आंसू आए ये नहीं देख सकती मैं। आप फिक्र ना करें, आपके दोनों बच्चे सब संभाल लेंगे। निधि और नमन ये कहकर अपने सभी बिगड़े दोस्तों से आर्थिक मदद मांगते हैं। निधि और नमन को सच्चे और असली दोस्तों की पहचान ये बुरा वक्त करवा देता है, जिसके बाद उनका एक स्कूल का दोस्त उन्हें 2 लाख रुपए उधार देता है। देखो मैं तुमको ये उधार दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरा पैसा समय पे वापस कर देना। तू चिंता मत कर भाई, मैं और निधि ना खूब मेहनत करेंगे और तेरे सारे पैसे तुझे वापस कर देंगे। रोहन, तुमने हम दोनों की मदद करके ये साबित कर दिया कि तुम हम दोनों के सच्चे दोस्त हो। जिसके बाद वो उन पैसों को कर्जदारों को देकर अपना कर्जा चुका देते हैं और उसके अगले दिन नमन और निधि सुबह जल्दी उठकर सुनंदा से कहते हैं, माँ मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है। तुझे क्यों? माँ पहले मुझे आशीर्वाद देगी, उनका बड़ा बेटा हूँ मैं। अरे तुम दोनों और नौकरी, ये सूरज कहाँ से निकला है? आज ये क्या हो रहा है मेरे घर में? माँ, भैया ने किसी दोस्त की कंपनी में अप्लाई किया था तो मैंने भी कर दिया और हम दोनों का सिलेक्शन हो गया है। मेरे बच्चों, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों को अपनी असली जिम्मेदारी का एहसास हो गया। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे और हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करे। अब चलो निधि मैडम, देरी हो रही है। अब क्या पहले एक दिन काम पे लेट पहुंचना है? नमन और निधि ये कहकर काम पर निकल जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा ये देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार उसके बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझ आ गई है और गरीब माँ की बिगड़ी संतान अब सुधर चुकी है। और ये देखकर सुनंदा बहुत खुश थी और खुशी से उसकी आंखें भर आती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहा करती और अब उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। ये कहानी है मिताली की सास विमला की, जो कि बहुत ही ज्यादा बेचैन रहा करती थी। वो हर बात पर बस बेचैन और परेशान ही रहती और जब भी मिताली अपनी सास से कोई भी छोटी सी बात कहती तो उसकी सास विमला टेंशन में आ जाती और बेचैन होने लगती। ऐसा कह सकते हैं कि मिताली की सास विमला की बढ़ती उम्र भी उसकी बेचैन होने का एक कारण थी। ऐसे ही एक दिन मिताली रसोई में दूध उबाल रही होती है और दूसरी तरफ वो सब्जियां भी काट रही थी कि तभी उबला हुआ दूध गैस पर गिर जाता है और ये सब मिताली की सास विमला देख लेती है तो उससे कहती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया सुबह सुबह तूने? ये दूध गिरा दिया। तुझे पता भी है दूध का गिरना कितना खराब माना जाता है। पता नहीं अब क्या अपशगुन होने वाला है। बहू, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। माँ जी, बस दूध ही तो गिरा है और मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? और आप भी ना, पता नहीं किन किन चीजों को मानती हो। ये सब कुछ नहीं होता है माँ जी। तो चुप कर जा बहू और जरा मेरे बेटे को फोन कर, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। दूध का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है माँ जी, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। मिताली अपनी सास को बेचैन देखकर अपने पति सुरेश को कॉल मिलाती है और फोन को स्पीकर पर करती हुई सुरेश से बातें करती है। सुरेश अपने ऑफिस में होता है। हेलो सुरेश, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? और मुझे क्या होगा? मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे सामने ही तो ठीक ठाक निकला था ऑफिस के लिए। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और माँ जी थोड़ी बेचैन हो रही थी। उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए तुमको फोन करके पूछा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा मुझे काम करने दो, मैं घर आकर बात करता हूँ। मिताली फोन कट कर देती है और अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब बिना बात के ही बेचैन होने लगती हैं। अब दिन पर दिन मिताली की सास विमला की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी और अब विमला बेचैन होने के साथ साथ थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे बात बात पर गुस्सा भी आने लगा था।
अपने बढ़ते गुस्से की वजह से एक दिन विमला ऐसे ही अपनी बहू मिताली के पास जाती है। मिताली अपने कमरे में सो रही थी कि तभी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, दिन भर बस सोती रहती है, कुछ काम नहीं है क्या तेरे पास जो आराम से सो रही है? अच्छा लगता है तुझे दिन भर ऐसे पड़े है ना? चल जाकर कुछ काम कर ले। लेकिन माँ जी मैं अपना सारा काम खत्म करके थोड़े लेटने आई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आकर कमरे में लेट गई। तू सारा काम खत्म ही जल्दी इसलिए करती है ताकि सारा दिन फिर सोती रहे। नहीं माँ जी ऐसा नहीं है। अब मिताली अपनी सास की इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जैसे जैसे विमला की उम्र बढ़ती जा रही थी उसका यूं बेचैन होना अब बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन मिताली अपने घर के बाहर सब्जी ले रही होती है कि तभी कमला उसके पास आकर कहती है, अरे मिताली, बहुत दिनों बाद देखा तुझे बाहर। कहाँ थी इतने दिनों से? क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? क्या बताऊँ अब तुझे कमला कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी सास ने मुझे बहुत दुखी कर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं अपनी सास का। आखिर हुआ क्या है तेरी सास को जो इतनी परेशान हो रही है? अरे मेरी सास बस हर छोटी छोटी बात सुनकर बेचैन होती रहती है और सारा घर अपने सर पर उठा लेती है और बात बात पर इतना गुस्सा करती है। कुछ करो तब भी कोई ना कोई बात पकड़ लेती है और मुझ पर गुस्सा करने लगती है और कभी कभी तो बिना बात के ही मुझ पर चिल्लाती है। अरे मिताली, बस तू इतनी सी बात पे परेशान हो रही है? ये तो हर किसी के साथ है, क्योंकि मेरी भी सास है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही करती है। लेकिन इन सब के पीछे की वजह बढ़ती उम्र का तकाजा है, जिसके कारण ये सब होता है। क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद इंसान की सोच बच्चे जैसी हो जाती है। तो क्या मेरी सास अब बच्चों की तरह सोचती है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है? हाँ मिताली, ऐसा ही है। कभी कभी उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो गुस्सा कर रही हैं और क्यों बेचैन है। इसलिए तू इन सब चीजों की चिंता मत कर, और ना ही वो इन चीजों को जान के करती हैं तेरे साथ। फिर अब मुझे उनके साथ कैसे रहना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए ताकि उनको अच्छा महसूस हो और उन्हें गुस्सा कम आए? देख, तू सभी चीजें कर उनके लिए। उन्हें जो चाहिए वो कर, उनको जो पसंद है वो कर, उनका ख्याल रख और एक बच्ची की तरह उनका ख्याल रख। चल मैं चलती हूँ अब। मिताली सब्जियों को लेकर घर आती है। ऐसे ही एक रोज विमला का बेटा सुरेश देर रात तक घर नहीं आता। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब सुरेश घर नहीं आता तो मिताली की सास विमला बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। विमला मिताली के पास जाकर उससे कहती है, अरे कैसे यहाँ बैठकर आराम से टीवी देख रही है? बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि अभी तक पति घर नहीं आया है, वो कहाँ होगा कहाँ नहीं। माँ जी ट्रैफिक में फंसे होंगे, आ जाएंगे। पता नहीं, आज से पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ सुरेश, आज ही इतना लेट हो गया। कैसे हो गया ये भी नहीं पता। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके पीछे गुंडे तो नहीं पड़ गए होंगे। आजकल चोर लुटेरे भी तो बहुत घूम रहे हैं। अरे जब तू टीवी देख रही है ना तो न्यूज लगा, टीवी पर अगर सुरेश के साथ कुछ हुआ होगा तो न्यूज पर आ जाएगा। माँ जी ये सब क्या बोले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा आप इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। माँ जी आप इधर सोफे पे बैठो 1 मिनट। मिताली अपनी सास के लिए एक गिलास पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, ये लो माँ जी, आप ये पानी पियो पहले और बिल्कुल शांत हो जाओ। रिलैक्स, एकदम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो आराम से। कुछ नहीं हुआ किसी को और ना ही होगा। आप बेचैन होना कम कीजिए, सब ठीक है अब। पर बहू वो सुरेश, वो आया नहीं ना अभी तक? हाँ माँ जी, मेरी बात हुई थी उनसे, वो अपने दोस्तों के साथ है, जिस वजह से उनको आने में समय लगेगा और अब आते ही होंगे। मिताली अब अपनी सास विमला को एक बच्चे की तरह अच्छे से समझती है ताकि उसकी सास विमला की बेचैनी कम हो सके और वो थोड़ा शांत महसूस कर सके। कुछ देर बाद सुरेश घर आता है। विमला अपने बेटे सुरेश को देखकर उसके पास जाती है। बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ लग गई तुझे? इतनी देर क्यों लगी तुझे घर आने में? तुझे पता है मैं कितना बेचैन हो गई थी। पर माँ आप इतनी चिंता क्यों करती हो? देखो मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके बर्थडे पार्टी में था, जिस वजह से मुझे आने में समय लग गया। मैंने बताया तो था मिताली को कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मिताली तुमने माँ को नहीं बताया? मैं क्यों नहीं बताऊंगी, मैंने सब बताया माँ को कि तुम्हें घर आने में देर हो जाएगी। लेकिन माँ जी को मेरी बातों पर यकीन हो तब ना। माँ जी पहले ही इतना घबरा जाती हैं और बेचैन हो जाती हैं कि उस समय इनको शांत करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपने बच्चे की चिंता भी ना करूं,
अरे बेटा है मेरा, देर रात तक घर नहीं आएगा तो चिंता तो होगी ही ना, और क्या होगा। लेकिन माँ, आपका इस तरह से चिंता करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आपको चिंता होती होगी, लेकिन अब आपकी उम्र हो गई है और आपको किसी बात की चिंता लेने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब के लिए मैं हूँ। कोई भी बात है आप मिताली को बोलो, लेकिन अब आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर बेचैन होगी तो माँ कैसे काम चलेगा। लगता है अब मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है। ठीक है बेटा, आगे से अब नहीं होया करूंगी परेशान। लेकिन एक बात ये भी सुन अपनी माँ की, कि उसके लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। तो मेरा कितना भी ख्याल रख, लेकिन चिंता तो हो ही जाती है। मिताली अब अपनी सास को धीरे धीरे समझने लगी थी और उसके बेचैन होने पर उसे अच्छे से संभाल भी लिया करती।